अब यहाँ से हमारे सीन शिफ्ट होता है थाईलैंड की तरफ। वहाँ पर कुछ मीटिंग्स हो रही है, जैसे कि ग्रुप मीटिंग हो रही है, और वहाँ पर एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा आराम से एक सोफ़े पे बैठा हुआ है, जिसका चेहरा हमें दिखाया तो नहीं जाता, बट उसने एक इंसान को बंदी बना के रखा है, और कोई नहीं, जिली है। और वो उससे कहता है, उसके बालों को पकड़ के खींचते हुए कहता है, तो वो तुम हो जिसने पहले भी मेरे प्लान में दखलअंदाजी करने की कोशिश की थी, उसे खराब करने की हिम्मत की थी। नी होए सांग। तो क्यों ना इस बार, जैसे कल्टीवेशन वर्ल्ड में मैंने तुम्हें ख़त्म कर दिया था, तुम्हें मार डाला था, क्योंकि तुम बार बार मेरे प्लान के बीच में आ रहे थे। उस वीवू शियान के हाथों से उसी के लैंड क्लैन को ख़त्म करने के बीच में तुम बार बार आ रहे थे। मैंने उस समय तुम्हें ख़त्म कर दिया था ना, और आज भी यही कर रहे हो। जब फिर से मैंने इस समय के वीन को अपने पास बंदी बनाकर पकड़ कर रखा है, तो फिर से तुम ऐसे ही कर रहे हो। तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानबूझकर मेंगियाओ के पास जा रहे हो, शूशे के पास जा रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने उस वर्ल्ड में क्या किया था? तुम्हें याद नहीं है तो क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? क्यों ना तुम्हें बिल्कुल उसी तरीके से तड़पा के मारा जाए। जिली ऑलरेडी अपने घुटनों पे था, और वो कहते, नहीं ऐसा मत करो प्लीज़, मैं ऐसे नहीं करूँगा, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, पक्का। ओ नहीं है सांग, क्यों ना तुम यहीं रहो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा करते हैं, हम आइसलैंड चलते हैं। वहाँ पर मैं तुम्हें कुछ माउंटेन्स के अंदर, कुछ पहाड़ों के अंदर कैद करके रखूँगा, और वहाँ का पता तो किसी को नहीं चलेगा। और वैसे भी यहाँ पर तो कोई आने वाला है तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए। वो वहाँ अमेरिका भी जाएगा, बट अफसोस की बात है, वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलेगा। और वैसे भी यहाँ पर खतरा है, तो चलो तुम्हें मेरे साथ ही लेके चला जाए। और वैसा कहता है, और वहाँ पर खड़े हुए दो इंसान की तरफ मुड़ता है, और वो दो इंसान और कोई नहीं, मेंगियाओ और शूशे थे। और तब वो कहता है कि जानजिन, यानी इस टाइम का मेंगियाओ, जानजिन देखो, वो लोग तुम्हारे पीछे भी आने वाले हैं, इसीलिए हर एक चीज़ को अच्छे से हैंडल करना। अगर उन पर ज़रा सा भी शक हुआ उन लोगों को, तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, समझे? उस समय भी मैंने ही कल्टीवेशन वर्ल्ड से उस लैंड क्लैन का, उस लैंड वांगची का नामो निशान उसी के प्यार के हाथों से मिटवा दिया था। और अब फिर से वो यहाँ आया है मुझसे बदला लेने के लिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, और अगर उसे मेरे बारे में पता चल जाएगा तो वो जाकर पास्ट को बदल देगा, जिसकी मदद से हमारा फ्यूचर यानी आज वो भी बदल जाएगा। अगर उस समय ये सब कुछ नहीं होगा तो वो दोनों ही दोबारा रिकार्नेट होंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ प्यार करने के लिए। उसमें हमारी कोई जगह नहीं होगी। इसीलिए अगर अपनी अस्तित्व को, अपनी जान को बचाना चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। ज़रा सा भी उनमें से किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। और हाँ, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, चाहे जो हो जाए। उनके सामने मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? और तुम, वो शूशी की तरफ मुड़ते हुए कहता है, थोड़ा संभल कर, वरना क्या होगा ये बात आपको पता है, समझे? और वैसा कहकर वहाँ से चला जाता है, और जिली को भी अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। और वो दोनों ही, मेंगियाओ और शूशी और ये पर्सन, इन तीनों को ही अपना पास्ट याद है। और इनको अपना पास्ट क्यों याद है, कैसे याद है, ये मिस्टीरियस इंसान ये हमें बताएगा, क्योंकि इसके बारे में तो अभी मुझे भी नहीं पता। मैं भी खुद नहीं जानती कि आखिर इन तीनों को अपना पास्ट कैसे याद है। सिवाय ये तीनों ही, और किसी को अपना पास्ट याद नहीं है। जिसने भी वो किताब पढ़ी है, जो भी उस पर ट्रस्ट करता है, बस वही को
वो पता है, लेकिन इन तीनों को ही इसके बारे में पता है। कैसे मुझे नहीं पता, देखते हैं स्टोरी में और ये मिस्टीरियस मैन हमें कैसे बताता है इसके भी बारे में। तो चलिए हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। वो दोनों ही शूशे और मेंगियाओ आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तब मेंगियाओ कहता है, भाई हमें यहाँ से निकलना होगा और हमें जल्दी से जल्दी वापस से रूस पहुँचना होगा। और ऐसा करो, तुम भी किसी एक कंट्री में जाके छुप जाओ और मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि ये सब कुछ तुमने किया है, और जब वो तुम्हारे बारे में पता करेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और वो शांत हो जाएंगे। और जब शूशे कहता है ठीक है, और वो वहाँ से निकल जाता है और मेंगियाओ वो भी अपने रूस के लिए वहाँ से निकल जाता है। और ये मीटिंग यहीं ख़त्म हो जाती है और यहाँ से हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट दिन। हमारा लैन वांगजी और विंग बहुत ही प्यार से एक दूसरे को साथ बेड पे सो रहे थे। उन्होंने रात में काफ़ी देर तक मूवी देखा था, एंजॉय किया था। इसकी वजह से आज सुबह के 8 बजे तक ये दोनों ही सो रहे हैं। बट अब वांगजी की नींद खुल जाती है क्योंकि हमेशा वो 8 बजे ब्रेकफास्ट करता है, सो उसे भूख लग जाती है। एंड वो उठता है एंड देखता है कि आज 8 बज गए हैं। तो वो जल्दी से उठता है, फ्रेश होता है और आके विंग को उठाता है और कहता है, विंग जल्दी उठो, 8 बज गए हैं, जल्दी करो। विंग भी थोड़ा सा नुकुर मना करते करते उठते हुए कहता है, ठीक है रंजा, मैं उठता हूँ। और वो यॉर्निंग करते हुए जाता है वॉशरूम में, अच्छे से फ्रेश हो जाता है और 8:30 बजे तक वो दोनों ही ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि सभी उन्हीं का वेट कर रहे हैं और अभी तक किसी ने भी खाना स्टार्ट नहीं किया है। वो दोनों ही सबकी तरफ देखते हैं और सॉरी कहते हुए कहते हैं कि हमें माफ़ कीजिए, कल रात में हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हमें उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। और वैसे कहकर दोनों ही बैठ जाते हैं और फिर यानली कहती है, कोई बात नहीं, हम भी कुछ 5 मिनट पहले ही आए हैं, हम भी जल्दी उठे नहीं हैं, समझे। और वैसे भी चलो अब हम खाते खाते हैं, अब बातें बंद करो, ओके। और वो फंगजी और विंग की भी प्लेट को सर्व करने लगती है और फिर वो दोनों ही मीन्स वो सभी एक साथ बैठकर खाना स्टार्ट करते हैं। फंगजी विंग की तरफ देख रहा था कि विंग अभी भी यॉर्निंग कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि रात में जब वो दोनों ही वापस आए थे तभी विंग को भूख लग गई थी और वो बैठ के किचन में अपने लिए कुछ बना रहा था, जैसे कि रामेन। और वांगजी को भी उसने बैठाया था क्योंकि उसे तो नहीं पता कैसे बनाते हैं, इसलिए वांगजी उसके लिए बना रहा था। विंग ने पहले उसे खाना खाया, फिनिश किया, फिर उन्होंने प्लेट्स धोले रखे। उसके करते करते रात के 2 बज गए थे एंड इसके बाद वो दोनों जाके सोए थे, इसीलिए उन्हें सुबह उठने में इतनी ज़्यादा लेट हो गई। और तब वो दोनों ही अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेते हैं और तब वांगजी उठने ही वाला था और तभी उसे एक कॉल आती है। वांगजी उस कॉल को आंसर करता है और तब वांगजी जैसे जैसे उस कॉल को सुन रहा था उसके एक्सप्रेशंस बदल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डार्क हो रहे थे। और ये चीज़ वो 5 पर्सन जो वहाँ बैठे हैं वो फील कर सकते थे। वांगजी एकदम चिल्लाते हुए कहता है, अभी के अभी जितने बॉडीगार्ड्स हैं जो अवेलेबल हैं तुरंत तीनों कंट्री के लिए भेजो उन्हें, और वहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए उन तीनों को। अगर कुछ भी हुआ तो मैं जान से ख़त्म कर दूँगा, समझे। और वैसा कह जल्दी से उठ के जाने लगता है। वो फ़ोन को पॉकेट में रखता है और तुरंत ही बाहर निकलने लगता है। बट विंग जल्दी से आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और तब लंचा उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखें डार्क थी और तब विंग कहता है, क्या हुआ बताओ मुझे। वांगजी कहता है, यही रहो, मैं यहाँ पर 50 बॉडीगार्ड्स को छोड़कर बाकी को लेकर जा रहा हूँ। अभी तीनों ही जिस कंट्री में गए हैं वहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई है, शायद कुछ लोगों को उनके बारे में पता चल गया है, उनके ऊपर हमला हुआ था, इसीलिए मैं और बॉडीगार्ड्स को यहाँ से भेज रहा हूँ। तुम यहीं रहो और इन सबको प्रोटेक्ट करो, तुम्हारे पास पावर्स हैं, यूज़ करो। और वैसा कहकर वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि शॉ चिंचन, शुयांग और सोंगलान पर हमला हुआ। और ये बात तो सिर्फ विंग को पता है कि आखिर वो तीनों कौन सी कंट्री में गए हैं और क्या करने के लिए गए हैं। बाकी तीनों को मीन्स बाकी परिवार वाले के और मेंबर्स को नहीं पता है। बस वो कहते हैं कि क्या बात है, किस पर हमला हुआ है। वो आकर विंग से पूछते हैं तो विंग कहता है शॉ चिंचन, शुयांग और सोंगलैंड पर। वो तीनों ही अलग अलग कंट्री गए हैं एक काम से,
और वहीं पे उन्हें हमला हुआ है, इसीलिए वांगजी इतना परेशान हो गया है। तो फिर हुआन कहते हैं तो फिर वांगजी इन बॉडीगार्ड्स को भी क्यों नहीं लेकर जाता, मैं यहाँ प्रोटेक्शन कर सकता हूँ, मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। विंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं मानेगा। ऐसा कीजिए आप सब यहीं रुकिए, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और वो सभी मेड्स और सर्वेंट्स को बुलाता है और कहता है कि देखिए अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, जब तक वांगजी खुद ये परमिशन नहीं दे देता कि आप लोग बाहर जा सकते हैं, तब तक के लिए आप में से कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना है तो आप यहीं बुलाइए और उन्हें गेस्ट क्वार्टर्स में ही रुकने की कहिए। वैसे भी ये घर बहुत बड़ा है, सबके लिए काफ़ी रूम्स हैं, आप सब यहीं रहिए क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन है। हो सकता है कि वो आपको भी टारगेट करने की कोशिश करे, आपके बच्चों को, इसीलिए कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा। और कोई भी सामान घर के लिए चाहिए, जैसे कुछ भी दाल चावल ग्रॉसरी के चीज़ें, तो आप बॉडीगार्ड्स को कहिएगा, वो लेकर आएंगे, बट आप प्लीज़ कोई भी बाहर नहीं जाइएगा। और तब वीर ऐसा कहता है और वो बाहर निकल जाता है। वो बॉडीगार्ड्स को देखता है कि वहाँ पर 50 बॉडीगार्ड्स हैं। और जब विंग अपने मन में सोचता है पता नहीं क्या वांगजी पे भी हमला तो नहीं हो जाएगा ना, पता नहीं वो अपनी प्रोटेक्शन कर तो लेगा ना। उसने कहा था कि उसे काफ़ी सारी स्किल्स आती हैं, बट उसे हार्म भी तो हो सकता है ना। और मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि वो कहाँ रहता है, वो कहाँ गया होगा। और वो ऐसा सोचता है और फिर एक बॉडीगार्ड के पास जाता है। वो बॉडीगार्ड विंग को देखता है और वो करता है। और तब विंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं, वो कहाँ गए होंगे। वो बॉडीगार्ड्स नाम में सर हिलाता है, कहता है नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं पता कि मास्टर कहाँ गए हैं, वो बस हमें ऑर्डर करते हैं और हम वो फॉलो करते हैं, हम उनसे बस पूछ नहीं सकते हैं। हम विंग कहते हैं हाँ ऐसा करो, तुम सब अच्छे से गार्ड करना, ओके, गलती मत करना। बस बॉडीगार्ड हाँ कहता है और वापस से वहाँ चला जाता है। और विंग अंदर आता है और तब लैनी कहती है क्या तुम्हें पता चला वांगजी कहाँ है, तुम पूछने गए थे ना। हाँ बट उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता वांगजी कहाँ गया है और अब मेरा मन घबरा रहा है, लैनी कहती है। लैनी अपने मन को अपने दिल पे हाथ रखते हुए कहती हैं कि ना जाने क्यों मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। विंग भी कहता है हाँ मुझे भी कुछ सही फील हो रहा है, मैं कुछ वांगजी के लिए ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि वो सेफ़ रहे, वो ठीक रहे, उसे कुछ ना हो। वांगजी वो दोनों ही थोड़े डरे हुए थे, या कह लो वो दोनों ही ऐसे इंसान थे जो कुछ फील कर सकते थे, कुछ फील कर पा रहे थे। और तब लैन हुआन इस सिचुएशन को संभालते हुए कहते हैं देखिए इस चीज़ के बारे में और सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वांगजी इस चीज़ को बहुत सालों से हैंडल कर रहा है और वो कर लेगा, पहली बार कोई नई बात नहीं हुई है। शॉशिनचन, शोंगलन और शुयांग वो तीनों ही उसके तब से फ्रेंड्स हैं जब से वो यूएस में था। और वैसे भी वो जब बाहर था उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए बहुत चीज़ें की होंगी और अब उसने तो बहुत सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक्स भी सीखी हैं, इसलिए देखिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई अपना ध्यान रख लेगा। इसलिए विंग तुम भी जाओ कमरे में आराम करो और माँ चलिए आप बीपी की पेशेंट है ना, इस तरीके से अपने पर स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज़, हमने आपको कितनी बार मना किया है। पर हुआन मैंने कहा ना माँ, वांगजी अपना ध्यान रख लेगा, अब चलिए। और विंग भी ये बात सुनकर वांगजी के कमरे में आ जाता है। वो भी परेशान था और वो चुपचाप आकर एक तरफ बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है, कुछ समझने की कोशिश करता है और वो बुक निकालता है और उस बुक का आखिरी चैप्टर पढ़ने लगता है जहाँ पर वांगजी कुछ लिख नहीं पाया था, कुछ अनक्लियर सा लिखा हुआ था। वो लिखता है कि आज मैंने और विंग ने एक साथ बैठ के खाना खाया, बट विंग आज बहुत अजीब बर्ताव कर रहा था, आज उसने प्रॉपरली खाना नहीं खाया, मुझसे बातें नहीं की, कुछ अलग ही फील कर रहा था। वो बार बार एक तलवार की तरफ देख रहा था जिसे मैंने ही उसे दी थी ताकि वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर सके, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। वो तलवार उठा तो नहीं सकता बट प्रैक्टिस तो कर सकता है। और वैसे भी वो तलवार विंग को बहुत पसंद आई थी, बट आज वो बार बार उस तलवार की तरफ देख रहा है, पता नहीं क्यों उसका ध्यान नहीं है। और आज मुझे समझ भी नहीं आया कि आखिर विंग ने आज मुझ पर गुस्सा किया, मुझे डांटा, मुझसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं की।
आखिर विंग ऐसा क्यों कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। और ऐसा कहते कहते ही उसकी पेन, वो जिस इंक से लिख रहा था, वो स्प्लिट हो जाती है उस पेज के ऊपर, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। विंग कहता है, आखिर लंजन तुम क्या लिखना चाहते थे, आखिर इसके बाद तुमने क्यों कुछ नहीं लिखा। वैसे भी अगर किताब की माने तो तुम अभी सिर्फ 40 साल के हो, और जैसा कि मुझे याद है, अगर मैं 16 साल बाद वापस तुमसे मिलता हूँ, इसका मतलब तुम 32 ईयर्स के हो गए होगे। 1 साल और आधा या 1 साल हमने वो समय, अगर मान लो कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग भी होता है, तो तुम 33 के हो गए होगे। उसके में सबका मिलना, उस टेम्पल में सब कुछ ठीक करना, फिर कूसू का तुम चीफ कल्टीवेटर बने, उस पर संभाला, उस पर हमने शादी की, तो तुम 33 ईयर्स की हो गए थे। और उसके बाद तुमने किताब 40 साल में बंद कर दी। तुमने और मैंने केवल एक साथ 7 साल ही बिताया। आखिर उसके बाद ऐसा क्या हो गया वांग जी कि तुमने किताब लिखना बंद कर दिया, और आखिर ऐसा क्या हुआ, इतनी सारी पेजेस बची हुई हैं, तुमने क्यों आगे कुछ नहीं लिखा। तुम मुझे डरा रहे हो, कहीं कुछ गलत नहीं, ज़रूर कुछ हुआ था, इसीलिए हमने वापस से दोबारा से यहाँ आए हैं, क्या कुछ कंप्लीट करने, और इस तरीके से तुम मुझे डरा रहे हो। पता नहीं क्या हुआ था। क्या मैं इस वर्ल्ड से तुम्हें कांटेक्ट कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे सुन पाओगे। पर तभी तो तुम सिक्लूजन में होगी, तुम्हारी पनिशमेंट में मिली होगी, तुम्हें 33 कोड़े मिले होंगे, जिसकी वजह से तुम अभी बेहोश भी होगे शायद से। मैं क्या करूँ लंजा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर ज़रूर कुछ हो रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि ज़रूर कुछ 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 बहुत बुरा हो रहा है, और अगर उसे रोका नहीं गया तो इस समय का लंजा भी हर्ट हो जाएगा, और ऐसे हर्ट होगा कि शायद से मैं दोबारा उससे कभी मिल ना पाऊँ, बातें ना कर पाऊँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है इसे लेकर। प्लीज़ मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ सोचना होगा, और सबसे पहले मुझे इस समय के लंजा से मिलना होगा। आखिर वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है। उसकी तो मैं उसे बहुत डांटूंगा, एक बार आने दो उसे घर पे। और ऐसा कहते ही विंग वापस से सो जाता है, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में था, टेंशन में था कि उसे ऐसे ही नींद आ जाती है। और अब यहाँ से 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरा घर बहुत ज़्यादा टेंस्ड था, परेशान था। सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे और इधर से उधर चल रहे थे, बातें कर रहे थे, और न्यूज़ ऑन था, और न्यूज़ वाले बता रहे थे कि एक मॉल में धमाका हो गया है, वहाँ पर बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं, और कुछ भी वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस भी उसका पता लगाने की कोशिश कर रही है, बट वो अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। और इन 1 हफ्ते में वांग जी भी अभी तक घर लौटा नहीं है, इसीलिए ये सब और भी ज़्यादा परेशान हैं। इस तरीके से चाइना में किसी मॉल में बम का फटना कोई नॉर्मल बात नहीं है। वांग जी ने पहले ही हर एक वेपन्स को अपने कंट्रोल में रख लिया है, और बिना कोई प्रॉपर परमिशन के पुलिस भी उन वेपन्स का यूज़ नहीं कर सकती है, और अगर यूज़ हुआ है तो वो वेपन्स बाहर से आए हैं, जबकि बाहर से ट्रैवलिंग करके कुछ भी चीज़ें लाने के लिए एक स्पेशल परमिट वांग जी ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी मदद से यहाँ पर और भी ज़्यादा वेपन्स आ सकते हैं। बट अभी वेपन्स आए भी हैं, और इनका ऐसे गलत यूज़ भी हुआ है, जिसकी वजह से इतने सारे लोग हर्ट है। और विंग इसलिए टेंस्ड है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है कि आखिर वांग जी कहाँ है। और पिछले 1 हफ्ते से वो ना घर आया है, ना उसने एक भी कॉल उठाई है, जो भी लैन हुआन या फिर शानली ने या फिर लैनी या चिरान ने की है, एक भी कॉल उसने आंसर नहीं किया है। और वो कहाँ है कोई भी बॉडीगार्ड्स भी नहीं जानता है, इसीलिए सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले 1 हफ्ते से सभी घर में हैं, ना कोई काम पे गया है, ना कोई कहीं गया है, सब घर पे ही हैं। और सबसे ज़्यादा विंग परेशान है, क्योंकि उसे अंदर से लग रहा है कि कुछ बहुत बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, और अगर इस चीज़ को अभी रोका नहीं गया तो फिर शायद वो वांग जी को इस बार खो देगा। इस बार उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है।
इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। वो न्यूज़ के थ्रू सब कुछ देख रहा है कि कैसे वांगजी के ही बॉडीगार्ड्स, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम जो उन्होंने पहना है वो अटायर वांगजी के ही बॉडीगार्ड्स का है, जो वहाँ पर हेल्प करा रहे हैं सबको, जो भी इंजर्ड है उसे जल्दी से हॉस्पिटल भेजे हैं और वहाँ पर सबकी हेल्प करा रहे हैं, उस सिचुएशन को काम डाउन करने में पुलिस की हेल्प कर रहे हैं। बट उस जगह पर वांगजी नहीं है। ये सब देखकर सब परेशान हो रहे हैं और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और तभी वहाँ पर उनकी डोर पे नॉक होती है, एक बेल बजती है और तभी वहाँ पर एक सर्वेंट जाकर डोर ओपन करता है और वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर। और